हाँ मेरे को दे दो, इधर ट्रांसफर कर। स्टार्ट कर रही हूँ ना सर। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। यस ठीक है, तो अपन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना बचा हुआ पोर्शन है ना जनरल क्लॉजेज एक्ट का, एक तो वो वाइंड अप करेंगे और एनआई एक्ट स्टार्ट करेंगे आज अपनी क्लास में अपन। तो ये अपना टारगेट है आज का। देखो जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन वाइज मैटर तो अपन ले चुके थे। अपन को अब स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो क्या क्या लेना है यहाँ पर। सबसे पहले तो अपना एक्ट कब आया था, है ना। एक सेकेंड ना, उधर से ओपन होगा। अपना एक्ट आया है ये 11 मार्च को आया है 1897। बर्थडे डेट दी हुई है एक्ट की। एक्ट कब से आया है? 11 मार्च 1897। तो सोच के देखो बेटा, उस समय किसी बंदे का दिमाग लगा कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो दूसरे एक्ट्स की हेल्प करने के लिए बनाया जाए, जिसमें खुद के कोई प्रोविजन ना हो। एक पर्सन था लॉर्ड बॉगेम, उसका दिमाग चला था इसके अंदर कि एक ऐसा भी एक्ट होना चाहिए जो दूसरे एक्ट की हेल्प करे, उनके इंटरप्रिटेशन में काम आए। ठीक है, इट अप्लाइज ऑन ऑल द सेंट्रल एक्ट्स। इसकी कोई जुडिशियल टेरिटरी नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी जुडिशियल टेरिटरी। जहां जहां सेंट्रल एक्ट अपना लगेगा ना, वहां वहां उसके पीछे जीसीए लग जाएगा। तो इसका खुद का कोई स्टेट, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई एरिया वगैरह नहीं है। इट अप्लाइज ऑन सेंट्रल एक्ट। जहां जहां हमारा सेंट्रल एक्ट लगेगा, पीछे पीछे अपना जीसीए भी लग जाएगा। ठीक है, आगे इसके अंदर देखो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। ऑब्जेक्ट क्या है वो देखो पहले। इट शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट्स। एक्ट में अगर हर जगह, हर एक्ट में हर डेफिनेशन दी जाती, तो आप सोच के देखो कि एक्ट्स कितने बड़े हो जाते, है ना। तो ये क्या करता है? इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी। हर जगह, हाँ स्टार्टिंग फर्स्ट पेज, जहां से आपका जीसीए स्टार्ट है, मिल रहा है ना बाकियों को। फर्स्ट पेज है ये आपका, है ना। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर एक्ट में अपन मान के चलते हैं कि मैस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनिन, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। ठीक है, अगर डिस्टेंस मेजर करना है अपन को स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में करना है, तो हर जगह क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी। एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ, आगे ऐड करना वर्ड, आपके एक्ट में वर्ड क्या यूज है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आपने पीके मूवी देखी थी? उसके अंदर है ना, वो कभी तो बोलता है अच्छा, फिर बोलता है कभी अच्छा, हाँ अच्छा। तो वो एक्सप्रेशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, और उसके अकॉर्डिंग उसके मीनिंग क्या हो रहे हैं? मॉडिफाई। लॉ कहता है कि आप अपनी चलानी तो बंद करो, हम जो बताएंगे उसका वो मीनिंग लिया जाएगा। दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कन्वीनियंट रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन। बहुत सिंपल से रूल्स दिए गए हैं रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन। कोर्ट आपका बंद है पर्टिकुलर डे, उस दिन हियरिंग हो नहीं सकती, कब करोगे? नेक्स्ट वेब, जब भी आपका कोर्ट ओपन करे। गार्ड अगेंस्ट स्लिप एंड ओवरसाइट। स्लिप एंड ओवरसाइट का मतलब है एक ही एक्ट में अगर अपन हर चीज लिखते तो काफी ज्यादा मैटर बेटा बल्क में नहीं आ जाता क्या? बताओ, बहुत सारा मैटर हो जाता। तो अपन क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देते, स्लिप कर देते। तो स्लिप और ओवरसाइट मतलब देखते देखते वो चीज अपने आंखों से रह जाती। तो स्लिप और ओवरसाइट को अवॉइड करने के लिए भी ये अपना एक्ट अपनी हेल्प करता है। क्या लिखा हुआ है? टू प्लेस इन वन सिंगल स्टेट्यूट। एक अकेले कानून में क्या डाल दो? डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, कि किस तरीके से बाकी एक्ट्स को इंटरप्रेट किया जाएगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? एक केस है आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अगेंस्ट करमचंद थापर। इसके अंदर बताया गया था कि इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या है, कि भाई एक सिंगल स्टेट्यूट के अंदर ऑल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डाल दिए जाए।
और ये ऐसा एक्ट है जो बाकी एक्ट्स को समझने में हमारी हेल्प करेगा। कोई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, इट अप्लाइज ऑन सेंट्रल एक्ट। जहां जहां हमारा सेंट्रल एक्ट लगेगा जीसीए ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब किस किस पे एप्लीकेबल है वो देखो एक बार। अपना जीसीए एप्लीकेबल है ऑन द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब, अच्छा देखो ये सब पे लगेगा। कैसे लगेगा देखो एक बार, एक चीज बताऊं, एक सेकेंड, एक मिनट वेट करो, इसे यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा वन नोट को। देखो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया बेटा ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसके बाद से लॉ कौन बना रहा है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट बना रही है। ठीक है, अपना देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। अब इससे पहले जो लॉ बनते थे वो कौन बना देते थे, ब्रिटिशर्स बनाते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल होते थे उनके, वो बनाया करते थे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को तो अपन ने भगा दिया। अब मुझे ये बताओ इस पीरियड के दौरान लॉ बने या नहीं बने, और बने तो किसने बनाए? एक्चुअली लॉ तो इस पीरियड में बने। देखो आपका सीए एक्ट 1949 देख लो, बना कि नहीं बना। ठीक है, आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो भी बना इस पीरियड के दौरान, मतलब लॉस तो बने थे, है ना। अच्छा किसने बनाए, देखो डोमिनियन लेजिस्लेचर बोला जाता है, डोमिनियन लेजिस्लेचर। और कंसेंट कौन देता था, कंसेंट वॉज गिवन बाय गवर्नर जनरल। आई बात समझ में, कौन बनाता था उस बीच में दौरान, डोमिनियन लेजिस्लेचर बोलते थे। ठीक है, और ये जो बनाते थे ना, इससे पहले वाले कानून, आजादी से पहले वाले, बिफोर द कमेंसमेंट, ये जो होते थे ब्रिटिशर्स बनाते थे। यहाँ पर इनके जो गवर्नर जनरल होते थे वो साइन करते थे। वर्ड वहां भी क्या यूज होता था, गवर्नर जनरल। आई थिंक कुछ क्राइटेरिया समझ में आया। अपना सब पे लगेगा, अपना जो जीसीए है वो पार्लियामेंट जो बना रही है उन एक्ट्स पे भी लगेगा, डोमिनियन लेजिस्लेचर वाले पे भी लगेगा, बिफोर द कमेंसमेंट जो आजादी से पहले वाले हैं उन पर भी लगेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी लगेगा। ये सब किसके, सबके इंटरप्रिटेशन में अपनी हेल्प करेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो मैटर दिया हुआ है एक बार, किस किस पे लगेगा देखो। एक तो दिया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद वाले हो गए। फिर डोमिनियन लेजिस्लेचर 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक वाले। फिर एक्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये मान के क्या चल रहा है, एक्ट बिफोर कमेंसमेंट वाले हैं ये आपके आजादी से पहले वाले, आजादी से पहले वाले, उनके ऊपर भी लगेगा। और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं किसकी, जीसीए की। सेंट्रल एक्ट्स पे लगेगा। अब सेंट्रल एक्ट्स में क्या क्या आएंगे, पार्लियामेंट वाले भी आ जाएंगे आपके, डोमिनियन लेजिस्लेचर वाले भी आ जाएंगे, बिफोर कमेंसमेंट आजादी से पहले वाले भी आ जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन वाले भी आ गए। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन में पढ़ा चुकी हूँ। प्रिएम्बल वहां भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। स्कोप पर्पस बताता है, इंटेंशन बताता है कि आखिर एक्ट क्यों बनाया गया। प्रिएम्बल पे शॉर्ट नोट रेडी करना है। वहां पे एग्जाम्पल भी था, क्रिश्चियन मेल और हिंदू फीमेल ऐसी कोई मैरिज वगैरह थी ना, तो बोला था कि ये वॉइड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का प्रिएम्बल कहता है टू कंसोलिडेट द मैरिज बिटवीन टू हिंदूज। ठीक है, तो उससे हेल्प ली थी अपन ने, याद आ रहा है, तो प्रिएम्बल वहीं से कर लेना।
डेफिनेशन क्यों दी जाती है? टू अवॉइड फ्रीक्वेंट रिपीटिशन। ये चीज वहां भी पड़ी थी। अगर कोई वर्ड एक्ट में डिफाइंड है तो कौन सी डेफिनेशन लोगे? जो एक्ट में दी हुई है वही ले लोगे ना। एनी वर्ड दैट इज डिफाइंड इन द एक्ट, यस, यू हैव टू यूज दैट मीनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? अगर किसी और एक्ट नहीं डिफाइंड है और किसी और एक्ट का रेफरेंस है, जैसे यूनिट 3 में तुमने पढ़ा सिक्योरिटी क्या होगी, जो सेक्शन 2H ऑफ SCRA में बताई गई है, तो अब वहां पर और कोई सिक्योरिटी का मतलब नहीं लोगे। कौन सा लोगे? जो 2H ऑफ SCRA में बताया गया है, क्योंकि वहां पर साइटेशन हो गया, रेफरेंस दे दिया, तो रेफरेंस वाला ले लो। अगर है तो वो मीनिंग ले लो, ठीक है। नहीं है तो आप किस में जाओ? GCA पे। GCA में दिया हुआ है मीनिंग तो वो ले लो, और GCA में भी नहीं लिया है तो जनरल मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग, और पे आ जाओ। समझ आ गई बात? तो ये अपना मीनिंग निकालने का तरीका है। डेफिनेशन देखो, ये सारी चीजें वहां पढ़ाई थी। मीन्स से कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव। कंपनी मीन्स, याद करना, सेक्शन नंबर 220, कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। कैसी डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव, और कुछ नहीं आ सकता, जितना लिखा है उतना ही आएगा, नथिंग कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अब क्या आया? इंक्लूड। याद करो डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, था ना। अब क्या दिया हुआ है देखो, इंक्लूसिव इन नेचर, अदर्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड। होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन भी दी हुई थी ना, वो इंक्लूसिव थी। आगे क्या दिया है? मीन्स एंड इंक्लूड से कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है तो वो भी कैसी है? एग्जॉस्टिव। एग्जाम्पल, गुड्स की डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पड़ी थी। गुड्स मीन्स एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स दिस एंड एक्सक्लूड दिस, याद आ रहा है? तो मीन्स एंड इंक्लूड वाले को भी क्या माना जाता है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। आगे क्या आया? टू अप्लाई एंड इंक्लूड आया, मतलब क्या है ये? इंक्लूसिव डेफिनेशन। कुछ वर्ड्स है जिनके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब अदर्स में ऑल्सो भी इंक्लूडेड, ब्रॉड वे में इंटरप्रेट करना है। एक्सक्लूसिव मतलब जितना लिखा है उतना ही लेना है, उसके आगे आप कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। शैल और मे, ये वहां भी आया था, याद करो। शैल और मे मतलब क्या होता है आपका? डायरेक्टरी है, इनेबलिंग है, आप चाहो तो करो, नहीं भी करो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंडेटरी एंड इम्पेरेटिव। शैल वाले में मैंडेटरी है और मे वाले में क्या है आपका? डायरेक्टरी है। आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। अच्छा, एक चीज बताऊं, GCA का जो प्रिलिमिनरी पार्ट है उसमें लिखा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्या इसको फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलेंगे? क्या इसको कंपनीज एक्ट बोलेंगे? मे का मतलब वहां पे क्या है? शैल। मैं पढ़ाऊंगी आपको, है ना, तो वहां लिखा हुआ क्या है प्रिलिमिनरी में? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज जनरल क्लॉजेस एक्ट। मे का मतलब क्या है वहां पर? शैल। ठीक है, कंपनी में बी फाउंड फॉर एनी लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो मे का मतलब क्या था? शैल। पढ़ा था ना सेक्शन 3 में। लिखा नहीं ना, अब लिखा नहीं तो इंटरप्रेट तो सही करेंगे ना। अब लिख देते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती इंटरप्रिटेशन की। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? समटाइम्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। कई जगह पर शैल का मतलब मे होगा और मे का मतलब शैल होगा, ठीक है। अब आ गए किस पर? डेफिनेशंस। डेफिनेशंस यहाँ पे पूछी जाती हैं, कोई भी डेफिनेशन पूछ लेता है, 2-2 नंबर की डेफिनेशन आती हैं, तो आप अच्छे से करके जाना। एक्ट का मतलब क्या है वो सुनो पहले। एक्ट का मतलब है यहां पर ऑफेंस, अपराध। एक्ट यूज्ड एज ऑफेंस। ऑफेंस में क्या है? इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट और ऑफेंसेस ऑल्सो। एक बार अपराध किया और बहुत सारे अपराध किए, उसको भी किस में लिया जाएगा? एक्ट में। इंक्लूड्स अ एक्ट और ऑफेंस। एक्ट का मतलब क्या है? अपराध, ऑफेंस। इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ ऑफेंस। एक बार किसी को मारा और बार बार मारा, दोनों किस में लिए जाएंगे? एक्ट वर्ड में शामिल है, ठीक है। इंक्लूड्स, एक वर्ड लिखना यहां पर, इंक्लूड्स इलीगल omission also, includes
सिविल रॉन्ग मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट जो गलत काम करते हैं ना, टॉर्ट ऑफेंस का मतलब वही होता है। दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। यहां किसकी बात चल रही है? सिविल रॉन्ग। यूज्ड एज ऑफेंस सिविल रॉन्ग इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट, एक बार कोई किया ऑफेंस और एक बार बार किया, दोनों यहां पर इंक्लूडेड है। उसके बाद में क्या बोला? इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन ऑल्सो, ये भी लिख लेना। आपका कोई काम करने की लीगल ड्यूटी बनती थी, आपने नहीं की, तो वो भी ऑफेंस है। जैसे आपको टाइम पर प्रिजनर को खाना देना था, आपने टाइम पर कैदी को खाना नहीं दिया और उसकी डेथ हो गई, इट्स ऑल्सो एन एक्ट और ऑफेंस। किस में ले लिया जाता है? इलीगल ऑफेंस। समझ आई चीज की नहीं आई? इलीगल ओमिशन है ये। आपको कोई काम करने की ड्यूटी बनती थी, आपने वो नहीं की, तो वो भी क्या है? इलीगल ओमिशन हो गया ना। किस में शामिल है? एक्ट में। आगे क्या बोला? एफिडेविट, स्पेलिंग सही कर लेना। एफिडेविट, तीन वर्ड आएंगे बेटा यहाँ पे। एफिडेविट, ओथ, स्वेर। अपन एक तीर से तीन निशाने मारने वाले हैं, तीनों डेफिनेशन पूछी जाती है और तीनों की डेफिनेशन सेम है। अपन एक याद करेंगे और तीनों डेफिनेशन याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है देखो एक बार। वर्ड क्या क्या है देखो? एफिडेविट, ओथ, स्वेर। आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एफिडेविट। आप कभी कलेक्ट्री के आगे से गए हो, कोर्ट के आगे से गए हो? तो वहां पे बहुत सारे काले कोट वाले बंदे मिलेंगे, आपको एफिडेविट चाहिए, एफिडेविट चाहिए, एफिडेविट चाहिए बोलते हैं। अच्छा, आपने कभी आपको बोला है कि यूनिवर्सिटी में आपकी अटेंडेंस पूरी है या नहीं है, एफिडेविट दो? शपथ पत्र बोलते हैं जिसको, बोलते हैं ना। तो वो क्या है? यही तो होता है। नोटरी पब्लिक वालों के सामने आप एफिडेविट बना के लेके आते हो। एफिडेविट लेके आओ। ठीक है, आपकी अटेंडेंस प्रॉपर है या नहीं है, एफिडेविट लेके आओ। आप यहाँ के रहने वाले हो, इन लोगों के साथ रहते हो, प्रूफ चाहिए लॉ में, कोर्ट में एविडेंस चाहिए, क्या लेके आओ? एफिडेविट लेके आओ। तो एफिडेविट होता क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। आप कोई चीज अफर्म करते हो कि ये चीज बिल्कुल सही है और डिक्लेयर करते हो। पहले तो आप डिक्लेयर करते हो, फिर क्या करते हो? अफर्म करते हो कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। जैसे मैंने डिक्लेयर किया कि आई सुमिता महेश्वरी, मैं जो है, मेरा ये एड्रेस है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, अलॉन्ग विद दीज फैमिली मेंबर्स, सेल्फ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, ठीक है, इन लॉज वगैरह वगैरह। और यहाँ पर ये चीज किस पर है? स्टैम्प पेपर के ऊपर है। ये चीज क्या है मेरी? एफिडेविट। नोटरी पब्लिक के सामने मैंने डिक्लेयर किया और अफर्म किया कि ये जो चीज मैं कह रही हूँ मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है। दिस इज द वर्ड एफिडेविट, जिसको बोलते हैं अपन शपथ पत्र। इट इज एन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ अ पर्सन allowed by law to affirm or declare instead of swearing। वर्ड लिख के आएगा इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। दो चीजें दिमाग में बिठा लो, क्या है? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। इन केस ऑफ अ पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर, मतलब जिसको ये चीज कहने के लिए बोला गया है, जिसको ये चीज बोलने के लिए लॉ ने बोला है कि आप एफिडेविट दो। इन केस ऑफ पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म एंड डिक्लेयर यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, सबूत के रूप में यूज होता है कोर्ट में। एफिडेविट पे चीज दे दी, मतलब क्या है? कल को गलत निकली तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, ये वर्ड लास्ट में ऐड करके आना है, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ये डेफिनेशन रट के जाना, तीनों की डेफिनेशन सेम है। It is an act of affirmation and declaration in case of a person allowed by law to affirm instead of swearing। एफिडेविट मैंने आपको बताया कि भाई जो होते हैं ना वकील वगैरह, कलेक्ट्री के बाहर जो आते हैं लोग आपके कि भाई एक शपथ पत्र बनवा लो कलेक्ट्री के बाहर, तो वो सारे लोग यही काम करते हैं। कोई भी चीज होती है उसको एविडेंस में यूज करना होता है, तो क्या कहते हैं? स्टैम्प पेपर के ऊपर वो चीज लिखवा लो, नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लो,
तो विल बी यूज्ड एज एन एविडेंस। ये हो गया तुम्हारा एफिडेविट। एफिडेविट समझ आया क्या? अच्छा, जनरल लैंग्वेज में ओथ किसको कहते हैं? ओथ, ओथ को भी शपथ बोलोगे, स्वेर को भी शपथ बोलोगे, है ना? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ओथ। ओथ क्या होती है? ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये जो लेते हैं ना, वो ओथ होती है। ठीक है, ये कहते हैं ना कि हम भारतीय संविधान के सभी नियमों का पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करे या ना करे दैट इज अनदर थिंग, बट एटलीस्ट दे टेक द ओथ। लेते हैं ना, वो चीज क्या होती है? ओथ। डेफिनेशन सबकी सेम है तीनों की। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ जनरल लैंग्वेज में डिफरेंस होता क्या है। इनको क्या बोलते हैं? ओथ। और एक वर्ड क्या आया और आया, कौन सा? स्वेर। आई स्वेर, है ना? ठीक है। अब भाई देखो, आप वैसे किसी की भी कसम खाओ, ठीक है, बॉयफ्रेंड की कसम खाओ, गर्लफ्रेंड की कसम खाओ, मम्मी की कसम खाओ, पापा की कसम खाओ, लॉ कहता है कसम सिर्फ किसकी चलेगी? भगवान की चलेगी। आई स्वेर इन द नेम ऑफ गॉड। लॉ क्या कहता है हमेशा? स्वेर इन द नेम ऑफ गॉड। और अब ये देख लो भाई, किसी को गॉड पे विश्वास नहीं है तो उसकी तकलीफ, लेकिन लॉ में तो डेफिनेशन हमेशा किसकी चलेगी? स्वेर किसकी चलेगी? गॉड की। आई स्वेर इन द नेम ऑफ गॉड कि जो भी चीज मैं लिख रही हूं इज ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है। डेफिनेशन तीनों की सेम याद हो जाएगी क्या? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन क्या अब झूठी कसम खाए तो लॉ तो बोलता है कि भाई उसे पाप लगेगा, वो जाने। एक बार कसम तो किसकी खिलाते हैं? भगवान की खिलाते हैं भाई, ठीक है ना? तो अपन ने क्या किया? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ अ पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म एंड डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ये है आपकी एफिडेविट, ओथ और स्वेर, तीनों की डेफिनेशन सेम मिलेगी। ठीक है, तो अब एक बार आ जाते हैं अपने पीडीएफ पे। क्या लिखा है देखो, इंक्लूड्स अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ये दो वर्ड आने ही चाहिए आपकी डेफिनेशन में। इन केस ऑफ अ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म, आगे लिख लेना, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ठीक है, अब क्या आ रही है डेफिनेशन? सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट का क्या मतलब है? वही तीनों आ जाएंगे, एक तो पार्लियामेंट ने बनाए वो, डोमिनियन लेजिस्लेचर ने बनाए वो, और बिफोर कमेंसमेंट आजादी से पहले वाले वो। हो गए कि नहीं हो गए तीनों? क्या आया देखो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फिर डोमिनियन लेजिस्लेचर, बिफोर कमेंसमेंट बाय गवर्नर जनरल। ये आजादी से पहले वाले हो गए, तीनों कवर कर लिए हमने भाई। 26 जनवरी 1950 के बाद वाले तो किसने बना दिए? पार्लियामेंट ने। 15 अगस्त से लेकर के 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक किसने बनाए? डोमिनियन लेजिस्लेचर। आजादी से पहले वाले कौन से हो गए? बिफोर कमेंसमेंट बाय गवर्नर जनरल। आगे क्या आ रहा है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन आ रही है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन वैसे तो काफी खतरनाक दी हुई है आपकी बुक में, लेकिन अपन का क्वेश्चन कितना आएगा? हार्डली 2 to 3 मार्क्स। तो मैं आपको बता देती हूं कि आपको लेना कैसे है, ठीक है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है लिखना? बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आएगा भाई? आप याद करो, डोमिनियन लेजिस्लेचर, और वहां पर गवर्नर जनरल होता था, मैंने बताया था ना। तो पहला क्या आएगा? गवर्नर जनरल। देखो, इन केस डेफिनेशन आ जाए तो इस तरीके से लिखाना, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आया आपका? एक तो आ गया गवर्नर जनरल। दूसरा, इफ द फंक्शंस आर delegated to गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। प्रोविंस को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। प्रोविंस के अकॉर्डिंग, प्रांतों के अकॉर्डिंग जो है ना, वो पहले बांट रखा था। 4 तरीके के आपके स्टेट्स कर रखे थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है,
तो इफ द फंक्शंस आर डेलीगेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता था? प्रिंसिपल गवर्नमेंट, प्रिंसिपल गवर्नमेंट। फिर लिखना इफ द इन केस ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये वो वाले प्रोविंस होते थे, प्रांत होते थे जहां पर चीफ कमिश्नर भेजा जाता था गवर्नमेंट के द्वारा और वो वहां पर गवर्न करता था। तो वहां पर कौन हुआ? चीफ कमिश्नर को ही क्या मान लिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके लिए लग रहा है? बिफोर द कमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से आने के पहले के मामले हैं। याद रहेगा क्या? बताओ। मैं नहीं कहती कि आप पूरा करके जाओ, लेकिन जितना लिखानी उतना कर जाना, इसमें मोर देन इनफ है। पूरा आपका निचोड़ यही निकलेगा, इसका क्रक्स यही निकलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन आएगा? एक तो आ गया हमारा गवर्नर जनरल, और अगर फंक्शन डेलीगेट कर दिए हैं गवर्नर जनरल ने किसको? गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस को, तो वहां पर कौन है? प्रिंसिपल गवर्नमेंट। और अगर चीफ कमिश्नर प्रोविंस है तो वहां पर कौन है? चीफ कमिश्नर। ठीक है। फिर आएगा आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद क्या ले भाई? अब तो या तो भाई अगर बात करें तो भाई प्रेसिडेंट हो गया, और हो गया स्टेट की बात करें तो गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना। तो लिखो पहला प्रेसिडेंट, दूसरा गवर्नर ऑफ स्टेट, तीसरा इन केस ऑफ पार्ट सी स्टेट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इस केस के अंदर देखो कौन होता था? लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर भेजा जाता था और वो करता था गवर्न। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे? चीफ कमिश्नर और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट जनरल। और लास्ट पार्ट डी जो था वो यूनियन टेरिटरी था और उसमें आता था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी जो हमारा आता था पार्ट डी में, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। आप तो इतना कर जाना सेंट्रल गवर्नमेंट में, कर लोगे क्या? बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूछ ले तो 2 मार्क्स टू 3 मार्क्स में अगर देखा जाए तो ये मैटर सफिशिएंट है, और जितना आपकी बुक में लिखा है उसका सबका क्रक्स यही निकलता है। और अगर आप बुक से याद करने बैठ गए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट याद नहीं होने वाला। 4 भाग में बेटा बांट रखा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए वाले जो स्टेट हुए थे उन्होंने पूरी तरीके से जो भारत का संविधान था उनके सभी नियमों को पालन करने के लिए स्वीकार कर लिया था। उन्होंने एक तरीके से भारत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। पार्ट बी वाले जो थे वो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजा वाले, जिसमें अपना राजस्थान भी आता था। अब प्रिंसली स्टेट थे वो क्या होते थे कि वो बोलते कि भाई आपकी तो मानेंगे लेकिन कुछ थोड़ी बहुत हम हमारे हिसाब से भी चलाएंगे। ठीक है। पार्ट बी वालों ने पूरी तरीके से अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पार्ट सी वाले जो थे वहां पर चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा जाता था
वो क्या करता था, वो वहां पर जाकर मैनेज करता था। और पार्ट डी में एक सिंगल यूनियन टेरिटरी थी तुम्हारी, कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वहां पर कौन होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर, जो वो क्या करते थे, वहां के मैनेज करते थे। तो इस अकॉर्डिंग ये पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कर लोगे क्या, नोट डाउन हो गया क्या, ये बताओ। तो इस अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन करनी है आपको, जो मैंने लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग करना आप। ये यहाँ पे लिखी हुई है, उससे ज्यादा अच्छा अपने वाला है, अपना वाला ले लेना आप, तो जो अभी लिखवाया है। आगे क्या आ रहा है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब कब से ये एक्ट कमेंस होगा, बर्थडे डेट, बर्थडे डेट है ना, क्या, डे ऑन विच एक्ट और रेगुलेशन विल कम इनटू फोर्स। और कितने बजे से शुरू होता है, रात के 12 बजे, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्रक्स 12 एट नाइट एक्ट कम्स इनटू ऑपरेशन। ठीक है, बर्थडे डेट है कमेंसमेंट, कि एक्ट कब से शुरू हुआ, कमेंस हुआ। आगे क्या आया, डॉक्यूमेंट। वही डेफिनेशन लिखाना जो इंटरप्रिटेशन में पड़ी थी, याद आ रहा है, एनी मैटर रिकॉर्डेड ऑन अ सब्सटेंस बाय एनी मीन्स, कुछ याद आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो एनी मैटर विच इज रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस, इट मे बी पेपर, इट मे बी कैनवास, एनीथिंग, है ना। बाय मीन्स, मीन्स क्या है, लेटर, फिगर, वर्क्स इंटेंडेड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग। चार चीजें होनी चाहिए, मैटर है, सब्सटेंस है, मीन्स है और रिकॉर्ड। किस लिए बनाया जा रहा है डॉक्यूमेंट, एज अ रिकॉर्ड, फॉर रिकॉर्डिंग समथिंग। याद रहेगी क्या चीज, इंटरप्रिटेशन में भी डेफिनेशन आई थी आपकी डॉक्यूमेंट की, वहां पे भी की थी अपन ने, और ये जीसीए में भी दी हुई है, और दोनों की डेफिनेशन नियरली सेम ही है। ठीक है, आगे क्या आया, इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब क्या है, इनेक्टमेंट शैल इंक्लूड रेगुलेशन, एनी एक्ट, एनी प्रोविजन इन द एक्ट। इनेक्टमेंट का मतलब बेसिकली एक्ट ही होता है। एक्ट के अंदर जो भी रूल्स आए, रेगुलेशन आए, वो सारे उसमें शामिल है। एक्ट प्लस रूल प्लस रेगुलेशन मिला के क्या बोल देते हैं, इनेक्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, जो 1 अप्रैल से चलेगा 31 मार्च तक। ठीक है, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर, ये याद रखना। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, गुड फेथ की डेफिनेशन, इसको है ना स्कैनर से भी करना। स्कैनर मतलब वही आपका कंपाइलर। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, अगर आपका मन साफ है, आपका इरादा सही है, इट विल बी डीम्ड इन गुड फेथ इफ डन ऑनेस्टली। चाहे लापरवाही हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इरादा सही था तो इसको क्या मान लिया जाएगा, इट इज इन गुड फेथ। पर ये डेफिनेशन जो है ना, आप हर एक्ट पे नहीं लगाओगे। बहुत सारे एक्ट में आपने गुड फेथ पढ़ा है, पार्टनरशिप में भी वर्ड आया था गुड फेथ में होना चाहिए, एक्सपल्शन में याद करो था ना, इंडियन पीनल कोड में भी वर्ड आता है गुड फेथ में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हो गुड फेथ में होना चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था बोनाफाइड परचेजर, गुड फेथ में होना चाहिए। लेकिन अगर एक्ट की खुद की डेफिनेशन है वो लगाओगे, जीसीए की डेफिनेशन नहीं लगेगी। जैसे इंडियन पीनल कोड की डेफिनेशन अलग है, वो कहता है कि निग्लिजेंट है तो गुड फेथ में नहीं हो सकता, जबकि जीसीए की डेफिनेशन कहती है कि आपका मन साफ है तो निग्लिजेंट भी है तो ओके, इट इज इन गुड फेथ। समझ आ रही है चीज। आप जो है ना गाड़ी चला रहे थे, ड्यू केयर अटेंशन से चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, आपका इरादा गलत नहीं था, ये कहता है गुड फेथ में, ये कहता है गुड फेथ में। देखो क्या दिया है, मैंने आईसीआई लिखा है, अपन क्या करेंगे, अपन वो कंपाइलर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक चीज अच्छे से याद रखना, इस पे केस स्टडी आती है कि बिना इंक्वायरी किए अगर आपने कोई सामान खरीद लिया, रॉन्ग डन विदाउट डूइंग इंक्वायरी या परचेज डन विदाउट एनी इंक्वायरी इज नॉट इन गुड फेथ, उसे गुड फेथ में नहीं लेंगे। बिना इंक्वायरी के गुड्स खरीद लिए ना तो गुड फेथ में नहीं आएगा, ये याद रखना। केस स्टडी आती है कि बिना इंक्वायरी के गुड्स खरीद लिए तो क्या गुड फेथ में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू केयर और अटेंशन नहीं है। आगे दे रखा है एक पॉइंट, गवर्नमेंट का क्या मतलब है। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बेटा दोनों शामिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शामिल है। क्वेश्चन आता है, कैसे आता है आप सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट से दी हुई ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है, एक बंदे को स्टेट गवर्नमेंट से ग्रेचुटी मिली है, क्या वो भी एग्जेम्प्ट है, द आंसर इज यस। क्यों, गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों आते हैं,
गवर्नमेंट से मिली ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट है, तो सेंट्रल से एग्जाम्प्ट है तो क्या मानोगे, स्टेट से भी एग्जाम्प्ट है। सेंट्रल और स्टेट दोनों आते हैं गवर्नमेंट शब्द में। फिर आया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या आया, जैसे ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, इस तरीके की सिक्योरिटीज क्या है, गवर्नमेंट जारी करती है। तो अब सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो पार्ट बी स्टेट थे उन्होंने पूरी तरीके से भारत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो थे प्रिंसली स्टेट, राजा महाराजा वाले। अब वो राजा महाराजा वाले बेटा जो स्टेट थे, अब मान लो वसुंधरा राजे है, उनके किसी एंसेस्टर ने किसी को कोई सिक्योरिटी बना के दे दी, अब उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही, डज नॉट इंक्लूड द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट। क्यों, क्योंकि पार्ट बी स्टेट वालों ने गवर्नमेंट की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो पार्ट बी स्टेट वाली सिक्योरिटीज को यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ही क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आगे आ रहा है वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट। देखो ये गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट है, तो मतलब सेंट्रल की एग्जाम्प्ट है तो स्टेट की भी एग्जाम्प्ट है। गुड फेथ पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 या 4 बार आया हुआ है, तो मैंने बोला ये स्कैनर से भी करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेशन सारी रीड आउट जरूर करके जाना, कोई भी डेफिनेशन 2 नंबर में डाल सकता है ये। आगे क्या आ रहा है देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, केस स्टडी टाइप भी बना देता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है या नहीं है बताओ, इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट हो रही है। क्या क्या शामिल है, लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे कि स्टैंडिंग क्रॉप्स। आगे की नहीं आगे बताओ, ग्रास, ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर शामिल है। थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे बिल्डिंग, बंगलो। आगे की नहीं आगे बताओ, परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ, पूरी तरीके से जमीन से फास्टेंड है, जैसे रोड, माइन, इमूवेबल। और क्या लिख रखा है, सॉइल, टिम्बर को एक बार छोड़ो, क्यों छोड़ो, केस स्टडी दी मेन एग्जाम में आईसीआई ने, और टिम्बर को ले किस में लिया, मूवेबल में। और टिम्बर हम जानते हैं होती भी क्या है, मूवेबल, बट यहां पर जो डेफिनेशन है वहां इमूवेबल के अंदर आपको आईसीआई में टिम्बर लिखा मिलेगा, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हटा देना, इसे कहां लोगे, मूवेबल में, क्योंकि केस स्टडी में किस में ले लिया, मूवेबल में। तो आप यहां मत लिख के आना, सॉइल है, बैम्बू है, टेंडू लीव्स है, ट्रीज है, राइट टू वे, आने जाने का रास्ता, वो भी क्या है, इमूवेबल। 2 चीजों को मूवेबल में लेना है, किसमें, मूवेबल में। कौन कौन से, राइट टू ड्रेन वाटर, पानी निकालने का अधिकार, एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इमूवेबल नहीं है, इनको किसमें लेना है, मूवेबल में लेना है, ये याद रखना, इन पे केस स्टडी बनती है। राइट टू ड्रेन वाटर एंड इंश्योरेंस पॉलिसी आर मूवेबल, नॉट इमूवेबल। ठीक है, यूजुअली ये वाली और 3 वहां मूवेबल में दी हुई है, डेप्ट शेयर इलेक्ट्रिसिटी, इनको लेते हैं 5 को तो लेते हैं मूवेबल में, और बाकी ज्यादातर सारी 99% किस में जाएंगी, इमूवेबल में। तो मूवेबल वाली अलग से याद करनी पड़ेगी। इमूवेबल की डेफिनेशन पूछी जाती है, लर्न करनी है। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, जेल। ठीक है, 2 तरीके की हो सकती है, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड। 2 तरीके की, कैसे, हार्ड लेबर और सिंपल। एक होता है रिग्रस पनिशमेंट, रिग्रस पनिशमेंट यानी हार्ड लेबर, यहाँ पर आपको परिश्रम करना पड़ता है, आपके साथ काफी एक तरीके से आपको लेबर करना पड़ता है और कठिन तरीके से लाइफ गुजरती है। और दूसरी क्या होती है, सिंपल, सिंपल में कुछ नहीं करना होता, सिंपल नजर बंद करते हैं, लग्जरी लाइफ आप जी रहे होते हो। जैसे कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया, तो आप वहां देखना उसको सिर्फ क्या किया, नजरबंद किया गया है, बाकी 5 स्टार होटल वाली सारी फैसिलिटीज उसको मिल रही है, टीवी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो, पार्क है, सब कुछ है वहां पे। तो आप उसको आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों तरीके के जो पनिशमेंट है उनको किसमें, इम्प्रिजनमेंट में लिया जाएगा, एक तो हार्ड लेबर और एक सिंपल। वो सिंपल है,
जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वो जाते हैं, वो किस में जाते हैं? सिंपल में जाते हैं। आगे क्या आया तुम्हारा? इंडियन लॉ। भाई देखो ये कौन से वाले लॉ होंगे? बिफोर द कमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, 1872 में आया अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बाद में नाम बदला गया था, पहले उसका नाम भी क्या था? इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी ना, जो इंडिया के लिए बनाती थी, उसके आगे वर्ड क्या लगा देती थी? इंडियन। ठीक है, आज के दिन तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट कानून बना रही है वो पूरी इंडिया के लिए ही बना रही है, तो इंडियन वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आजकल वालों में नहीं मिलता आपको ये, ठीक है ना, ये पहले वाले एक्ट्स में होता था। क्या लिखा है? इंडियन लॉ का मतलब एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, ऑर्डर, बाय लॉज, अदर इंस्ट्रूमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आने से पहले वाले हैं ये, क्योंकि उस समय जरूरत होती थी उन लोगों को, वो अपने देश का कानून अलग बनाते थे, हमारे देश का अलग बनाते थे, तो जो इंडिया के लिए बनाते थे उसके आगे क्या वर्ड लगा देते थे? इंडियन। ठीक है, इन पार्ट ए पार्ट सी स्टेट नॉट टू इंक्लूड पार्लियामेंट ऑफ यूके और एनी ऑर्डर इन काउंसिल। जो हमारे लिए बनाए वही लेंगे, नॉट टू इंक्लूड द पार्लियामेंट ऑफ यूके और एनी ऑर्डर इन काउंसिल। इंडियन लॉ दिमाग में फीचर समझा लो, समझ लो एक चीज कि ये कौन से वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले वाले कानून है ये। और ब्रिटिशर्स वगैरह ये सब लोग बनाया करते थे ना, तो उस केस में जो इंडिया के लिए बनाए रूल, उसके आगे क्या वर्ड लगा देते थे? इंडियन। आज के दिन तो जरूरत ही नहीं है, सारे लॉ किसके लिए बना रहे हो? इंडिया के लिए ही बना रहे हो, तो अब जरूरत नहीं है। नॉट टू इंक्लूड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके और द ऑर्डर ऑफ काउंसिल। काउंसिल कौन सी है ये? प्राइवी काउंसिल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्राइवी काउंसिल होती थी, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था? प्राइवी काउंसिल। मंथ की बात करें, भाई अपन को पता है ना, हिंदूज में अपने अलग मंथ चलता है, भाद्रपद चल रहा है, सावन चल रहा है, माघ चल रहा है, ऐसे उतने महीने होते हैं, ठीक है। और मुसलमानों में अलग अपना चलता है, रमजान चलता है, अलग अलग मंथ होते हैं कि नहीं होते हैं। तो लॉ कहता है कि तुम लोग अपनी नहीं लगाओगे, मंथ का मतलब क्या लेना है? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलेगा। समझ आ गई बात की नहीं आई? बताओ। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर चलेगा। आप अपने पर्सनल नहीं लगाओगे मंथ्स, ना तो हिंदूज लगाएंगे अपने, ना ही मुस्लिम्स लगाएंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन नेगेटिव में दी हुई है, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। क्या लिखा है देखो? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब तीन चीजों को याद करना, कौन कौन सी? डेप्ट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी आर मूवेबल। देखो 5 चीजें याद करा रही हो, मूवेबल में याद कर लेना 5 चीजें। 2 तो पहले की थी अभी तुमने, राइट टू रेन वाटर, इंश्योरेंस पॉलिसी, और 3 यहाँ कर रहे हो, डेप्ट, शेयर और इलेक्ट्रिसिटी। इन 5 को किस में डालना? मूवेबल में। इन 5 के अलावा अगर कोई आता है तो जनरली वो किस में जाता है? इमूवेबल में जाता है। ये 5 तो जाएंगी मूवेबल में, इसके अलावा कोई है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना। टिम्बर जरूर लॉ ने क्या किया है, टिम्बर भी ऐड कर लो, क्योंकि अपने आईसीआई ने क्वेश्चन में टिम्बर को किस में लिया है? मूवेबल में लिया है, तो आप भी ले लो इसको, यहीं पे ले लो टिम्बर। टोटल कितनी हो गई? 6। तो इन 6 को तो डाला ना किसमें? मूवेबल में। क्या लैंड वाला इमूवेबल था ना? वहां पे टिम्बर आया था ना, उसको बोला था हटा लेना, क्योंकि वो केस स्टडी के अकॉर्डिंग अपना बैठता नहीं है। नेक्स्ट देखो, ओथ की डेफिनेशन सेम है या नहीं है बताओ मुझे, देखो एक बार फटाफट पढ़ो ओथ की डेफिनेशन। एफिडेविट ओथ की सेम है ना? आगे क्या आ रहा है देखो तुम्हारा, ऑफेंस। ऑफेंस मतलब अपराध होता है ना, एक्ट और omission made punishable by law for the timing in force is offense। ऐसा अपराध या ऐसा एक्ट जो है जिसे लॉ ने पनिशेबल बना रखा है, उसे क्या बोलते हैं? ऑफेंस। ऑफिशियल गजट, या तो भाई गजट ऑफ इंडिया और गजट ऑफ अ स्टेट, दोनों इंक्लूडेड है। ये आपने तब जरूर देखे होंगे जब कोविड की गाइडलाइंस आ रही थी, फोन पे भी सेंड कर रहे थे वो लोग, तो उसमें है ना राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट आ रहा था कि अब ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, अब ये हट गए हैं, अब ये एप्लीकेबल हो गए हैं।
तो जिनके भी, मेरे तो क्या ब्रदर नोन है इसमें, इन चीज़ों में था, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में तो वो भेजता था। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, राजस्थान गवर्नमेंट का गजट आ रहा था उस समय कई बार कि ये रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, अब ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ पब्लिश होती थी? गजट में। पर्सन का मतलब क्या है? देखो, पनिशमेंट लगाते हैं एक्ट में तो किस पे लगता है? पर्सन पे। द पर्सन विल बी पनिश्ड। तो अब पर्सन का मतलब क्या है? कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आगे ऐड करना वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अच्छा, एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने कोई अपराध किया, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो पर्सन नहीं है, हम पे तो पनिशमेंट लगेगा ही नहीं। तो क्या बोला लॉ ने कि पर्सन में तुम भी शामिल हो। कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको भी पर्सन में इंक्लूड किया गया है। डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव। डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव। मतलब इंडिविजुअल तो आएगा ही आएगा बेटा, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल नहीं आएगा। इंडिविजुअल के अलावा कंपनी भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी, इनको भी जो है ना पर्सन में इंक्लूड किया गया है। कोई पनिशमेंट पर्सन पे लगा तो मतलब ये भी पर्सन में शामिल है। आगे क्या दिया? रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर लॉ फॉर द टाइम बिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंडिया में जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का अभी एक्ट चल रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंदर रजिस्टर्ड है अगर एक कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या बोलेगा? रजिस्टर्ड बोला जाएगा। in India under the law for the time being for the registration of documents। इंडिया में कोई प्रेजेंटली एप्लीकेबल लॉ है रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है उसे रजिस्टर्ड बोला जाएगा। ये डेफिनेशन है। रूल का क्या डेफिनेशन दी? रूल मतलब एज मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड इन द इनेक्टमेंट। एक्ट में पावर दी हुई है दैट द रूल्स में बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बना दिए? रूल्स। तो एज मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द इनेक्टमेंट, जो पावर एक्ट में दी गई है उसके तहत बनाए हुए नियमों को ही नियम बोला जाएगा। आगे क्या आया? शेड्यूल। शेड्यूल, सेक्शन एंड सबसेक्शन, मतलब शेड्यूल टू द एक्ट, एक्ट का शेड्यूल होता है, या फिर रेगुलेशन, जैसे सेबी की गाइडलाइंस वगैरह आती हैं, रेगुलेशंस आती हैं। सेक्शन, एक्ट का सेक्शन होता है। सबसेक्शन, सेक्शन का सबसेक्शन होता है। तो टू द एक्ट रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स। आई डोंट थिंक कि वो शेड्यूल पूछेगा क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ भी खास है नहीं। स्वेर की डेफिनेशन वही डाल के आना जो एफिडेविट और ओथ की थी, जो एफिडेविट और ओथ की थी, तीनों की सेम है। एक डेफिनेशन जो मुझे लगती है कि इतना कंटेंट रखती है कि पूछी जा सकती है, वो कौन सी है? राइटिंग। राइटिंग कर लेना। राइटिंग में क्या है? देखो, इंक्लूड्स। डेफिनेशन कैसी? इंक्लूसिव। क्या क्या शामिल है? प्रिंटिंग, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी मतलब राइटिंग ऑन स्टोन्स, पत्थरों पे जो लिखते हैं ना उसको लिथोग्राफी बोलते हैं। फोटोग्राफी को भी किसमें लिया है? राइटिंग में लिया है। अदर मेड की जगह मोड करना, अदर मोड और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म, किसी भी तरीके से विजिबल फॉर्म में अगर आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो उसको किस में लिया जाएगा? राइटिंग। इवन जैसे आपकी जो स्टैंप होती है ना, उभरी हुई, जो ऐसे आप डॉक्यूमेंट पे लगाते हो जिसमें उभर के आती हैं चीजें, है ना, वो भी क्या है? आपकी राइटिंग। एनी मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन द विजिबल फॉर्म इज राइटिंग। ईयर का मतलब क्या है? कौन सा ईयर? ब्रिटिश कैलेंडर वाला, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? तो मैंने तुम्हारा ये यहां से कंप्लीट करवा दिया। इसके अलावा क्या करोगे? इसके अलावा तुम्हें करना है कंपाइलर के क्वेश्चन, है ना। तो अब उस पार्ट पे आ रहे हैं अपन। एक बार इस यूनिट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने अभी कंप्लीट किया है जीसीए। जीसीए अपना कौन से नंबर का है बेटा? ये एनआई से पहले है बाद में है? बाद में है ना। इंटरप्रिटेशन से पहले है और एनआई के बाद में, आई थिंक।
देखो जनरल क्लॉजेस एक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, फटाफट करते हैं इनको, है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये पढ़ो। एक्स जो है ओन्ड अ लैंड विथ 50 टमरेंट ट्रीज, इमली के पेड़ हैं इसके पास 50। ही सोल्ड हिज लैंड विद द एंड द टिम्बर ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द 50 ट्रीज। किसको बेचा है? वाई को। एक्स वांट टू नो वेदर द सेल ऑफ टिम्बर अमाउंट्स टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको एडवाइस करना है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ जीसीए। नहीं लेंगे, पहले क्या के देके आओगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 326 की चारों पॉइंट देके आना। बताना डेफिनेशन कैसी है तुम्हारी? इंक्लूसिव है। आगे क्या चीज बता रखी है? वेयर इन एनी इनेक्टमेंट डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन नेगेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, तभी आप क्या करोगे? जीसीए की डेफिनेशन लगाओगे। एक्ट में खुद की साफ डेफिनेशन दी हुई है तो वो लगाओगे, जीसीए की नहीं लगाओगे। इन द इंस्टेंट केस एक्स ने क्या किया है? सोल्ड द लैंड अलॉन्ग विथ टिम्बर ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द ट्रीज। लैंड को किस में लिया? इमूवेबल में, बट टिम्बर कैन नॉट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज दे आर नॉट अटैच्ड टू द अर्थ। तो टिम्बर को किस में ले लिया? मूवेबल। इस वजह से मैंने हटवाया था वहां से। समझ आ गई चीज? एक बार पढ़ के जरूर जाना यहाँ के आंसर्स। रिपील वाले पॉइंट कल जो तुम्हें कराए थे याद करो। पुराने को जिंदा नहीं करेगा, किसी राइट लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रीवियस ऑपरेशन पे असर नहीं पड़ेगा, पेनल्टी, पनिशमेंट, फोर फीचर, इंक्वायरी, लिटिगेशन, किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वही सारे पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ के जरूर जाना। रिपील पूछा जाता है। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, इसका मतलब है लिटरल इंटरप्रिटेशन। जो पहले वाला था ना रूल इंटरप्रिटेशन एक्ट का, जो वर्ड्स है उनको एज इट इज मीनिंग देते थे। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन, और उसकी एक्सेप्शन रीड आउट करके चले जाना। लिटरल रूल बता रखा है तुम्हें। आगे क्या बोला? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। चार चीजें जरूर आनी चाहिए। क्या? एनी मैटर दैट इज रिकॉर्डेड ऑन दैट इज ऑन अ सब्सटेंस बाय एनी मीन्स, ठीक है, एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं तो हमारा किस में जाता है? डॉक्यूमेंट में। ये डेफिनेशन यहाँ पर आपकी दी हुई है डॉक्यूमेंट की। पहले जनरल बताया, जनरली अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और मटेरियल थिंग गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग। कहाँ बताया गया? डिफाइन किया सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसमें बोला एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी substance by means of letter, figure, marks or more of one or more of them intended to be used for the purpose of recording, इसको क्या बोला जाएगा? डॉक्यूमेंट। आप चाहो तो ये वाली एक जगह से याद कर लो, तुम्हारे दोनों का काम चल जाएगा, इंटरप्रिटेशन का भी चल जाएगा और जीसीए का भी चल जाएगा। सर्विस बाय पोस्ट कल करवाया था, याद करो। कल क्वेश्चन आए थे, इसके 2 किए थे अपन ने आईसीआई से। कोमल वाला कर चुके हो? फ्रॉम एंड टू वाला एक्सक्लूड द फर्स्ट डे इंक्लूड द लास्ट डे था ना। फिर इसमें क्या आ रहा है देखो, कल मैंने तुम्हें समझाया था, इसकी रीडिंग लगा लेना। मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। पहले ड्राफ्ट बनाते थे, ड्राफ्ट को पब्लिश कराते थे, एक डेट बताते थे, इस दिन ऑब्जेक्शन अपन कंसीडर करेंगे, फिर लोग ऑब्जेक्शन देते थे, कंसीडर करते थे, और लास्ट में ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है। वंस इट इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट इट इज फाइनल। याद आ रहा है? कल बताया था ना आपको। तो यहां से जरूर पढ़ के चले जाना, स्कैनर के सारे क्वेश्चन करके जाना, आईसीआई नहीं कह रही, स्कैनर कर जाना। जो दिए हैं नोट्स वो अच्छे से पढ़ जाओ, स्कैनर कर जाओ। आगे क्या दिया? रिपील। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आईसीआई का है, याद करो। नवरंगपुरा ग्राम धर्मदा मिलकत ट्रस्ट, रमतूजी रामाजी बोला था ना। इसमें हमने बोला रिपील क्या होता है? कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, पूरी जड़ से उखाड़ के फेंक देना, लाइक इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। और डिलीशन क्या होता है? इट विल नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम दिस डेट, ठीक है, यही था। तो वो चीज आ गई। ये अपना क्वेश्चन था, आईसीआई में था। अगर बर्थडे डेट दी है तो वो ले लो, नहीं दिए तो जब उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली। गुड फेथ वाला क्वेश्चन एक यहां से कर लो ताकि तुम्हारी गुड फेथ की डेफिनेशन वहां वाली भी कवर हो जाए। क्या लिखा है देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड फेथ। आपको जीसीए के अकॉर्डिंग बताना है। फिर क्या पूछा है साथ में? मिस्टर एक्स ने वॉच खरीदी है केयरलेसली विदाउट इंक्वायरी, क्या गुड फेथ में लेंगे? आंसर इज नहीं लेंगे। अब गुड फेथ क्या होता है वो याद करके जाना। सेक्शन नंबर 322 क्या कहता है? अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ इफ डन ऑनेस्टली। आपका मन साफ होना चाहिए, चाहे निग्लिजेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर डन निग्लिजेंटली और
नॉट। ऑनेस्टली होना चाहिए। टर्म गुड फेथ जो है अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ गुड एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द इनेक्टमेंट, जिसमें उसकी खुद की डेफिनेशन दी हुई है। अगर एक्ट में डेफिनेशन नहीं है तो जीसीए की लगेगी, अदरवाइज जो पर्टिकुलर एक्ट में गुड फेथ की डेफिनेशन है वही लगेगी। Question of good faith under GCA is one of the fact. Determine the reference of circumstances of each case. हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा गुड फेथ में है या नहीं है। कोई भी काम अगर ड्यू केयर या अटेंशन से किया गया है, जिसका इरादा गलत नहीं है, नॉट मालाफाइड, नॉट बैड इंटेंशन। मालाफाइड मतलब क्या होता है? बैड इंटेंशन, ठीक है। तो इज प्रिज्यूम टू बी डन इन गुड फेथ। फिर इसका आंसर आ गया, बिना इंक्वायरी के गुड्स खरीदते हो देन इट इज नॉट इन गुड फेथ, ठीक है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन ये गुड फेथ का कर जाना, गुड फेथ के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों कवर हो जाएंगे, एक जगह से कर जाना। एफिडेविट की डेफिनेशन यहां से चाहो तो यहां से भी कर सकते हो। सेक्शन नंबर 3.3 क्या दिया हुआ है? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म एंड डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। दो इंपॉर्टेंट चीजें, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। फिर उसी को 2 भाग में बांट दिया डेफिनेशन को। डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव, शैल इंक्लूड लिख के आ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। डज नॉट डिफाइन एफिडेविट। जनरल पार्लेंस में क्या होता है? इट इज अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन। कैसे यूज करोगे कोर्ट में? एज एन एविडेंस, सबूत के रूप में प्रयोग होता है कोर्ट में। एफिडेविट जो है एज अ प्रूफ या एविडेंस यूज किया जाता है कोर्ट में। एफिडेविट के बारे में बताओ, गुड फेथ के बारे में बताओ। रिपीटिशन है, देखो बार बार पूछे जाती हैं ये चीजें। एक क्या आ रहा है कि भाई आपकी कोर्ट में हियरिंग थी, उस दिन जो है पब्लिक हॉलीडे हो गई या कोई भी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, तो अब आप टाइम कैसे करोगे हियरिंग का कंप्यूट? नेक्स्ट वर्किंग डे, जब भी कोर्ट आपका ओपन करेगा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। रीड आउट कर लेना एक बार। नेक्स्ट बोला, इनकम टैक्स एक्ट कहता है ग्रेचुटी पेड बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। आप गवर्नमेंट का स्कोप बताइए। वेदर द एग्जेम्पशन फ्रॉम ग्रेचुटी इनकम अवेलेबल टू स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो? द आंसर इज यस। द गवर्नमेंट इंक्लूड सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, दोनों आते हैं इसमें। तो आप एक बार इस तरीके क्वेश्चन करके जाना। गुड फेथ रिपीटेशन 3-4 बार गुड फेथ पूछा हुआ है। आगे क्या आ रहा है? इंश्योरेंस पॉलिसी इमूवेबल है क्या भाई? इंश्योरेंस पॉलिसी इमूवेबल, इमूवेबल में नहीं आएंगी। देखो स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। इंश्योरेंस पॉलिसी कैसा डॉक्यूमेंट है? रिटन डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इट इंक्लूड्स अ डॉक्यूमेंट में क्या चीजें होनी चाहिए? मैटर है, ठीक है, यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट यही तो होता है। आगे क्या बोला? हेंस इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सीधे लिखा ना? हाँ सही है, वैसे इसमें भी कुछ गलत नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर कर रही है तो क्या हुआ? लैंड का इंश्योरेंस कराया तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी इमूवेबल नहीं है, वो क्या मानी जाती है? मूवेबल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आया, इसको ध्यान से पढ़ लेना। बुलॉक शुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड द काउज। ये स्टेटमेंट गलत है भाई। पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया एक जेंडर, तब इसका मतलब क्या है? अब इसमें फेमिनिन नहीं आएगा। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ अ जेंडर एक्सक्लूड द अदर जेंडर, अदरवाइज मैस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनिन। अब यहाँ बुलॉक्स वर्ड तो आपको पता है कि भाई मेल के लिए ही यूज होगा, सही बात है कि नहीं बताओ? तो यहाँ कॉमन जेंडर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखना। स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, वर्ड कोनोटिंग अ कॉमन जेंडर इज अवेलेबल बट द वर्ड यूज कन्वेज अ स्पेसिफिक जेंडर। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट प्रोविजन ऑफ जीसीए विल नॉट अप्लाई। एक पर्टिकुलर जेंडर को डिनोट करता है ब्लॉक, ठीक है, तो इसको इसमें शामिल नहीं कर, इसमें काउज नहीं इंक्लूड होंगी। आगे वही हाईकोर्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है कि उस दिन कोर्ट जो है वो बंद हो गया, तो सेक्शन 10 पे क्वेश्चन आते हैं काफी। आप जब भी आपका कोर्ट ओपन हो उस दिन उसकी हियरिंग हो जाएगी। क्लियर है क्या? बताओ बेटा। जीसीए का मैंने करवा दिया आपको पूरा। इसके अलावा एक बार क्या करना, मेरे कहने से डेफिनेशंस की रीडिंग लगा लेना। स्पेशली किसकी? एक तो राइटिंग की, राइटिंग वाली डेफिनेशन कर लेना। एफिडेविट, गुड फेथ, ये तो तुम्हारे यहाँ पे भी कवर हो जाएंगी।
इमूवेबल भी यहाँ पे कवर हो गई, बट एक बार डेफिनेशन रीड आउट जरूर करके जाना, जीसीए में डेफिनेशन पूछी जाती है। कोई भी डेफिनेशन 2 नंबर की डाल दे तो वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज कि भाई ये तो एक लाइन की ही थी। चैप्टर 6 नंबर तक का 6 मार्क्स मान लो, 2-2 नंबर के क्वेश्चन डाल देता है। बुक से तुम्हें जितना कराया उतना ही करना। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स वाला कराया था वो कर लेना, गुड फेथ वाला कंपाइलर वाला हो गया, ठीक है। मैंने तुम्हें जितना कराया तुम जहां जहां से कराया उतना उतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हारा पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। और अगर इसकी लैंग्वेज लेके बैठे रहना बेटा, 10 दिन भी बैठे रहोगे ना, नहीं हो सकता। इसकी इजी नहीं है लैंग्वेज, ना इसकी इजी है ना एनआई की इजी है। तो आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया मैंने काम। आपको क्या करना है, आपको टारगेट दे दिया मैंने, किस तरीके से आप इसे पूरा करो, इस अकॉर्डिंगली कर लेना जैसे मैंने करा है, कर लोगे। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अपने जो है ना 2 बचे हैं, एक तो एनआई एक्ट बेटा बचा है, और एक कौन सा बचा है, चैप्टर नंबर 4। एनआई एक्ट जो हमारा है ना, ये सब लोग बोलते हैं कि सबसे टिपिकल है, क्यों, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बट डोंट वरी, इज नॉट नथिंग सो मच डिफिकल्ट, करेंगे अपन।